नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और डीडी न्यूज पर मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात शहला। नई उम्मीदें, नए सपने और नए दिन की शुरुआत हो चुके हैं हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा के साथ, जहां हम बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरों की, साथ ही प्रेस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि अखबार में प्रकाशित आज कौन सी वो मुख्य खबरें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। साथ ही आपकी सेहत कैसे रह सकती है फिट, ये भी आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी हमारी नजर रहती है, साथ ही खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। यानी 1 घंटा आप डीडी न्यूज के साथ जुड़े रहिए, नया सवेरा के साथ जुड़े रहिए। शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश जारी। मुगलान और डोरीवाल के जंगलों में लगातार 8वें दिन सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। कर्नाटक में आज सामने आएगा नए मुख्यमंत्री का नाम। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नया नेता। डीके शिव कुमार का नाम लगभग तय। म्यांमार के राष्ट्रपति आज से भारत के दौरे पर। बोधगया में महाबोधि मंदिर में करेंगे दर्शन। दिल्ली में विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। अमेरिका ईरान के बीच समझौते पर सस्पेंस बरकरार। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक बिना किसी घोषणा के समाप्त। देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश के कारण गर्मी से राहत, लेकिन जून में और सताएंगे लू के गर्म थपेड़े। मौसम विभाग ने कहा अधिकतर राज्यों में बढ़ेगा हीट वेव का असर। और सिंगापुर ओपन में भारत की डबल चुनौती। मेंस डबल्स में सात्विक चिराग और मिक्स डबल्स में ध्रुव तनीषा के सेमीफाइनल मुकाबले आज। रुख करते हैं बड़ी खबर का। जी हां, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन आज लगातार 8वें दिन भी जारी है और इलाके के गंभीर मुगलान और डोरीमल के बेहद घने जंगली क्षेत्रों में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से मोर्चा वहां पर संभाल रखा है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों को इस घने पहाड़ी और जंगली इलाके में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इनपुट मिलते ही सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। पिछले 1 हफ्ते से चल रही इस सघन तलाशी अभियान में अत्याधुनिक उपकरणों और ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जा रही है, ताकि आतंकवादियों के छिपने के हर संभावित ठिकाने को निस्तेनाबूद किया जा सके। तो राजौरी में आतंकियों की जो तलाश है वो लगातार जारी है। सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। मुगलान और डोरीमल के घने जंगलों में भी इस सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बल चला रहे हैं। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की हुई है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी यह खबर है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल ने पूरी कैबिनेट को भंग कर दिया है। इस तरह राज्य में नई सरकार बनने का रास्ता अब साफ हो गया है और अब नए मुख्यमंत्री और नई कैबिनेट का गठन होगा। लेकिन उससे पहले आज बेंगलुरु में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, जिसमें नए नेता के रूप में सीएम पद के लिए नाम सामने आएगा। बैठक की अध्यक्षता खुद सिद्धारमैया करेंगे। और वैसे आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में डीके शिव कुमार को नया मुख्यमंत्री चुना जाना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। कल सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों की पार्टी हाईकमान से काफी लंबी बातचीत हुई है। अब पूरी उम्मीद है कि आज की बैठक में डीके शिव कुमार को सर्वसम्मति से नया नेता चुन लिया जाएगा।
तो कर्नाटक राजनीति में बड़ी हलचल यहाँ होती हुई नजर आ रही है। सिद्धारमैया के इस्तीफा देने के बाद कल कांग्रेस हाईकमान से बड़ी बैठक हुई है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की, और अब माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आज नाम सामने आ सकता है कि डीके शिव कुमार को सत्ता की चाबी मिल सकती है कर्नाटक की। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कल की बात की जाए तो कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में डीके शिव कुमार ने कई अहम बातें कही हैं जो कि सामने आई हैं और साथ चलने का संदेश भी देते वो नजर आए हैं। कुर्सी मिलने की खबरों के बीच डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के प्रति पूरा सम्मान दिखाया गया है। कहा है कि सिद्धारमैया के साथ मिलकर काम करना सौभाग्य रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो आप फिर सबको साथ लेकर चलिए। तो एक बड़ा संदेश देते हुए वो नजर आ रहे हैं और ये भी उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की जनता के लिए सफर बढ़ाने के लिए वे बेहद उत्सुक है। तो ये सभी संदेश साफ तौर पर ये संदेश दे रहे हैं कि डीके शिव कुमार कर्नाटक की राजनीति में अब नेतृत्व संभाल सकते हैं और उन्हीं की कैबिनेट होगी। कांग्रेस ने इस बार बिना किसी ड्रामे के बहुत ही शांति से राज्य की कमान बदल दी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे जब अगर डीके शिव कुमार को सत्ता की चाबी मिलती भी है तो कर्नाटक में आके बहुत चुनौतियां हैं जिनका सामना यहाँ डीके शिव कुमार और कैबिनेट को करना होगा। इसके साथ ये भी सस्पेंस बरकरार है कि कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि 4 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और यहाँ डीके शिव कुमार साथ चलने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन आज ये संदेश साफ होगा कि क्या डीके शिव कुमार ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर करते हैं। पश्चिम एशिया में जो इस तरह से संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के बीच भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल विपणन कंपनियां हैं उनको 30 दिन का एलपीजी भंडार सुरक्षित करने का निर्देश दे दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति में कोई भी कमी नहीं है। सरकार कच्चे तेल की भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी काम कर रही है और रणनीतिक भंडारों के जरिए ईंधन सुरक्षा मजबूत कर रही है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने खाड़ी और पश्चिम एशिया में स्थित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावित क्षेत्र से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की जानकारी दी। वहीं पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा के अनुसार कच्चे तेल का टैंकर निसोस के होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकल चुका है और 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचेगा। पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल जो है वो भारत आ रहा है। क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और किसी भी अप्रिय घटना की किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। तो ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का ये अलर्ट है। 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देश की पहली हाईटेक एविएशन मौसम निगरानी प्रणाली स्काई कास्ट सिस्टम का उद्घाटन हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य विमानन मौसम निगरानी में सुधार करना और कोहरे से होने वाली बाधाओं को कम करना है। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर ऊपर तक हवा में बाउंड्री लेयर मापने की क्षमता है। कोहरे से होने वाली बाधाएं कम हो जाएंगी इससे और टेक ऑफ और लैंडिंग भी अधिक सुरक्षित होने की संभावना है। स्काई कास्ट गंभीर मौसम स्थितियों के दौरान पायलटों और विमानन ऑपरेटरों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके विमान सुरक्षा में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा और इस प्रकार वे उतरने के लिए सबसे सुरक्षित समय का निर्णय ले सकते हैं। साथ साथ इससे रूट डायवर्जन, यात्रियों को देरी और फ्लाइट कैंसिलेशन में भी कमी आती हुई नजर आएगी। साथ साथ आपको बता दें कि अब तक विश्व स्तर पर केवल 18 ऐसे उन्नत सिस्टम स्थापित किए गए हैं और भारत 19वां सिस्टम स्थापित करने वाला अब ये देश बन जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दूसरा ऐसा सिस्टम जेवर हवाई अड्डे पर स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद अन्य हवाई अड्डों पर भी इसको स्थापित करने की पूरी तैयारी है। More so focusing on the vertical turbulence, because when the pilot is descending down to land the aircraft on the runway, he is more concerned about the vertical turbulence because that affects the aircraft more than the turbulence in general.
So that precisely up to 3 kilometers, so that he can determine on real-time basis whether it is safe for him to land. If yes, how much? If not, how much time he has to take further to decide the precise moment where he will be able to land safely, and whether he has to divert or not divert or stay back for a while. So, which means the safety levels will go up, both of landing and taking off. आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार जून से सितंबर के दौरान देश में सामान्य से कम मानसूनी बारिश होने के अनुमान है। कुल वर्षा एलपीए यानी दीर्घकालिक वर्षा के 90% रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। और मध्य भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई गई है। कृषि के लिए बेहद अहम माने जाने वाले मॉनसून कोल्ड जोन यानी कि एमसीजेड में भी सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। तो कैसा रहेगा मानसून? आईएमडी का ये अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रशांत महासागर में तटस्थ एल नीनो दक्षिणी दोलन अंशों की स्थिति अब एल नीनो की ओर बढ़ रही है। मौसम मॉडल संकेत दे रहे हैं कि मॉनसून सीजन के दौरान एल नीनो विकसित हो सकता है। आमतौर पर एल नीनो का असर भारत में मानसूनी बारिश को कमजोर करता है। एल नीनो एक जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्सों का सतही पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। और ये घटना जो है आमतौर पर हर 2 से 7 साल में होती है और इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो एल नीनो का असर यहाँ साफ तौर पर नजर आना शुरू हो गया है। और साथ ही मौसम विभाग ने जिस तरीके से बताया कि इस साल कम वर्षा हो सकती है, सामान्य से कम वर्षा हो सकती है, ऐसे में तमाम रिकॉर्ड यहाँ गर्मी के तोड़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अभी अगर दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन कहा जा रहा है कि जून में गर्मी के थपेड़े लगातार बढ़ते रहेंगे। एल नीनो ऐसे एक अवस्था है जिसमें वेस्टर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल रीजन पे तापमान के साथ ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक का तापमान को हम कंपेयर करें तो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वेस्टर्न में कम हो जाता है। सो इसमें मानसून का जो सर्कुलेशन है इससे प्रभावित होता है। पास्ट में 60 to 70% ऑफ ईयर में जब एल नीनो कंडीशन डेवलप होता है तब भारतवर्ष में जो मानसून रेनफॉल होता है जून टू सितंबर वो बिलो नॉर्मल हो जाता है। और बारिश कम, गर्मी ज्यादा, कुछ इसी प्रकार की तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है इस बार मानसून के दौरान। मौसम विभाग की माने तो जून में गर्मी से कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। जून के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान जो है सामान्य से अधिक रह सकता है। साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सामान्य से ज्यादा लू वाले दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी हीट वेव का असर बढ़ सकता है। वही बात राजस्थान और झारखंड की करें तो यहाँ भी सामान्य से कम लू पड़ने की संभावना जताई गई है। रेनफॉल शुरू हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है और 31 तक ऐसे रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। इसलिए वहाँ हीट वेव कंडीशंस डेवलप होने का संभावना नहीं है, सिर्फ 1-2 का कोई इस इलाके में हो सकता है। मगर जून महीने की बात करें, आज जो हम पूर्वानुमान जारी किए हैं, जून महीना में यूजुअली जितना हीट वेव डेज होता है इससे 2 से 3 दिन ज़्यादा हीट वेव डेज होगा। तो जून में गर्मी और सताएगी, लेकिन मौजूदा समय की बात की जाए तो बारिश और आंधी ने कई राज्यों में तापमान को गिरा दिया है। भावना, बिल्कुल तापमान तो गिरा है लेकिन गर्मी से यहाँ राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कल अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से जरूर राहत दी है। राजस्थान के जयपुर शहर में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि भी हुई। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में भी भारी बारिश से लोगों को राहत मिली है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारी बारिश और भीषण तूफान के कारण पेड़ और दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत की भी खबर है।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 31 मई तक उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है और इसके साथ साथ आने वाले 1 से 4 जून तक उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। तो इस समय हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अंकित, अगर बात करें मौसम विभाग की तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कई बड़ी जानकारियां मौसम विभाग ने यहाँ दिया, आईएमडी ने दी है। कहा जा रहा है कि सामान्य से कम बारिश होगी, 10 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि इतना सूखा देखने को मिलेगा। क्या कुछ तमाम अपडेट है अगर पूरे भारतवर्ष में अगर बात करें? जिस तरीके से मौसम का मिजाज तो अब बदला, लेकिन कहा जा रहा है कि जून में गर्मी और बढ़ेगी। भावना, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से मौसम ने अपना मिजाज बदला, या यूं कहूं जो इस वक्त पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, यूं कहूं बारिश हुई है, उसका असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जब आप ओलावृष्टि का जिक्र भी कर रहे थे राजस्थान में और जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर बारिश के साथ, उसका भी असर कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर को ठंडक पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हवा की गति इस समय आप देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि मैं इस समय सेंट्रल दिल्ली यानी सबसे मजबूत सड़क पर खड़ा हूं भारत की, और यहां पर भी आप देखिए हवा की गति बहुत तेज है। और यही माना जा रहा है कि एक तो सूरज की जो तपन है वो इस वक्त उतनी ज्यादा नहीं है, मॉडरेट स्थिति में है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा नहीं महसूस हो रही है। और कल शाम का अगर जिक्र करें तो लोगों ने खूब दिल्ली एनसीआर में मौसम के मिजाज का मजा भी लिया, क्योंकि लोगों को पसीने और तपिश से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आई थी। और आगे आने वाले दिन जो है वो भी ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन अभी फिलहाल मॉडरेट मौसम रहने वाला है, लेकिन उसके बाद लू की जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से गर्मी का जो एहसास है, यूं कहूं कि लगातार जो ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि बारिश होगी उसके बाद ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों को दो चार होना पड़ेगा। जिसका जिक्र आप कर रही थी कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड, या यूं कहें 10 सालों बाद ऐसा होगा कि बारिश कम हुई है, तो मैं आपको याद दिलाऊं पिछले वर्ष सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली थी, मार्च और अप्रैल में भी बारिश हो रही थी। तो ये मानकर चला जाता है कि अगर 1 साल पहले अच्छा वेदर रहता तो दूसरी साल थोड़ी सी ज्यादा वेदर को लेकर के स्थितियां खराब होती हुई नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि कई इलाकों में कल भी बारिश हुई है और इसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लोग वैसे भी क्योंकि छुट्टियों का समय चल रहा है, तो ऐसे में लोग अपने परिवार के साथ ज्यादातर मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में पहाड़ों पर सबसे ज्यादा क्राउड भी देखने को मिलता है। और कल जो वहां पर बारिश हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं सैलानियों में खुशी का माहौल नजर आया होगा। और दिल्ली की अगर बात करें विशेष तौर पर, तो आगे 1 हफ्ता जो है वो इसी तरीके से मौसम जो है वो घेरेंगे भी, बादल छाए रहेंगे, और इन सब के बीच कभी ठंडक कभी गर्मी का एहसास राजधानी के बासिंदों को होता नजर आएगा। बिल्कुल, इस वक्त तो कभी ठंडक कभी गर्मी वाला एहसास है और मौसम सुहावना सा नजर आ रहा है। लोगों ने राहत की सांस भी ली है, लेकिन जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में इस बार गर्मी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्या कुछ कारण समझे जाए? जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह जगह जो है डिस्टर्बेंस है, युद्ध की भी स्थितियां हैं, इन सब कारणों से भी इस बार गर्मी ज्यादा पड़ने की संभावना है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल बेहद उग्र स्थिति में किया जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति बनती है। ये एक प्रमुख कारण में से एक भी है। हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही अगर हम कार्बन को कम करने पर लगाएं, उत्सर्जन पर कम करने पर लगाएं, तो कहीं ना कहीं इससे राहत मिल सकती है। और जो अगर बात करूं भारत के एटमॉस्फेयर की, तो इस पर सबसे ज़्यादा असर जो है वो मानसून का देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं केरल पे भी इस बार अगर हम देखें तो मानसून की माना जाता है कि वहाँ पर जल्दी आ जाता था, लेकिन इस बार वो भी थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पूरे भारत में इसका असर देखने को मिलेगा। और ग्लोबल स्तर पर अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके से, और हमारा देश सबसे आगे इस चीज को रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी ग्लोबली इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को जितना कम कर सकते हैं वो हम करें, कार्बन उत्सर्जन को जितना कम कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो खास तस्वीर यही है कि हर वर्ष अगर इस तरीके से स्थितियां, या यूं कहूं कि वेदर और टेम्परेचर में स्थिति बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं हर मुल्क के लिए अपने आप में एक बड़ी स्थिति की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप बात करें तो पिछले अगर 30 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो 30 सालों में अब जो गर्मी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि लोगों के घरों में AC से लेकर के तमाम जो ऐसे हाईली इक्विप्ड उपकरण हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लगातार तपिश बढ़ती हुई नजर आती है। तो यही वजह है कि अब जो सामान्य वेदर है वो भी सामान्य नहीं रहा है। कई बार ठंड में आप देखिए
कि बारिश होने लग जाती है और कई बार जब बारिश होना चाहिए तब गर्मी और ओलावृष्टि होने की नौबत तक आ जाती है। यानी वेदर बहुत हद तक चेंज हुआ है। और मैं एक क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट भी आई थी जो 2022 के आसपास आई थी, जिसमें देखा गया था कि बहुत तेजी से वेदर चेंज हुआ है। और सिर्फ वेदर चेंज नहीं हुआ है बल्कि कुछ महीने या कुछ दिन ऐसे हो गए हैं जो पूरी दुनिया में ज्यादा गर्म होने लग गए हैं, या ये मान करके चला जाता है कि जिसकी वजह से महीनों का असर महीनों पर पड़ने लगा। यानी जो मानते थे पहले कि अक्टूबर नवंबर से ठंड शुरू हो जाती है, वो कई बार नवंबर दिसंबर से आती है। और आपने देखा भी होगा कि दिसंबर में कई बार कोहरा नहीं नजर आता, वो जनवरी फरवरी तक आता है। तो यानी ये जो डिले हुआ है मौसम में, ये कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण इसका ग्लोबल वार्मिंग माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, ये तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए और बताने के लिए कि मौसम में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं आखिरकार उसके कारण क्या है, कौन से वो फैक्टर्स हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके का तापमान देखने को मिल सकता है। तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट, फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकौड़े और फरसान, हर चमकी चाट इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी को एक बार फिर आवंटित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रह रही हैं, जबकि विभाग की ओर से उन्हें नया बंगला आवंटित कर दिया गया है। और इससे पहले भी राबड़ी देवी को आवास को खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। इस नोटिस पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का कहना है कि सरकार ने नियम बनाए हैं और सभी को उन नियमों का पालन करना चाहिए। खासतौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें तो खासतौर पर पालन करना चाहिए। सरकार ने नियम बनाया है और सबको नियम का पालन करना चाहिए और खास जनप्रतिनिधि तो निश्चित तौर पर सरकार की नीति के तहत हर मानवी को चलना चाहिए, ताकि जो उसके जो उसके कैटेगरी में आते हैं मतलब उनको रहना चाहिए जाकर। तो पहले जब थे तो सरकार में तो रह ही रहे थे, उसके बाद भी रह रही थी। तो सरकार का नियम का आलोक हो रहा है तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। और ओडिशा में आज से एसआईआर यानी कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और एसआईआर के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पुरी के नीलाद्री बीच में प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अनोखी कृति बनाई है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग बीच पर पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत कलाकृति जो कि बीच पर तैयार की है सुदर्शन पटनायक ने। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के प्रकोप के बीच अफ्रीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप भेजी है। बिल्कुल, और विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि सीडीसी अफ्रीका को चिकित्सा सामग्री भेज दी गई है और युगांडा में भारत के उच्चायुक्त ने इसे वहां के सीडीसी कार्यालय को सौंप दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत इन देशों और सीडीसी के साथ हर संभव तरीके से आगे भी सहायता करने के लिए तत्पर है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज से भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति के साथ कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। और आज पहले दिन महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर जाएंगे। आज शाम को दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात होगी। 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में उनकी बैठक होगी और इस दौरान दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा म्यांमार के राष्ट्रपति एक व्यापार फोरम में भी भाग लेंगे।
अगले 2 जून को वे मुंबई जाएंगे, जहां वे व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यक्रमों और साइट विजिट में शामिल होंगे। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के हिसाब से अहम है। म्यांमार के राष्ट्रपति के इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका ईरान के बीच समझौते पर सस्पेंस कायम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक तो की, लेकिन बिना किसी घोषणा के समाप्त भी हो गई। और अब उनके अगले रुख का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच तैयार किए गए प्रारंभिक समझौता मसौदे पर सहमति बनने के संकेत मिले हैं और अब अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी पर टिका हुआ है। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक कर मसौदे पर अंतिम निर्णय की बात कही। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि होर्मुज को बिना किसी बाधा और टोल के जहाजों की आवाजाही के लिए तुरंत खोल देना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने कई समुद्री बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय किया है और अब अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई जा रही है। साथ ही ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। फिलहाल ईरान ने परमाणु मुद्दे पर किसी तरह के समझौते से इनकार किया है। तो ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज से हटाई जा रही है अमेरिकी नाकाबंदी। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम है। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, सिचुएशन रूम की सिचुएशन अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे सिचुएशन रूम में क्या हुआ ये बात तो नहीं बताई ट्रंप ने खुद, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया है सिचुएशन रूम की बैठक के बाद और व्हाइट हाउस ने यही कहा है कि जो बॉटम लाइन है डोनाल्ड ट्रंप का, वो बॉटम लाइन और रेड लाइंस जो है वो रेड लाइंस बरकरार है। मतलब कि 28 फरवरी के पहले की स्थिति चाहता है ईरान। ईरान चाहता है कि 28 फरवरी के पहले जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था वो रहे, लेकिन अमेरिका की नाकाबंदी भी खत्म हो जाए और उसके बाद जो है न्यूक्लियर जो इशू है, न्यूक्लियर इशू पे बातचीत शुरू हो और इसके लिए 60 दिन का समय दिया जाए कम से कम। निश्चित तौर पे ये ईरान की बात है, लेकिन अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके पहले ट्रूथ सोशल में कहा कि ईरान को इस बात का वादा करना पड़ेगा कि वो कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। लेकिन इसके साथ ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल में यह भी कहा कि ईरान अपने जो परमाणु जो संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरह नष्ट करेगा, या तो अमेरिका को देगा या ईरान में ही IAEA के सहयोग से उसे नष्ट किया जाएगा और अमेरिकी तकनीक के उपयोग से। तो ये जो रेड लाइन्स है, ये रेड लाइन सिचुएशन रूम में जाने के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया था और उसके बाद सिचुएशन रूम की बैठक हुई। तकरीबन 2 घंटे की बैठक हुई है सिचुएशन रूम में, जिसमें कि वहाँ के जो टॉप है विदेश मंत्री हैं, वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, ये सारे लोग मौजूद थे। और उस सिचुएशन रूम की बैठक के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अभी अमेरिका अपने पुराने बॉटम लाइन पर कायम है कि ईरान को न्यूक्लियर इशू पे, संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने के मसले पे अमेरिका के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वह वादा करना पड़ेगा और उसके दिशा में कार्रवाई करना पड़ेगा। उन्हें माइंस हटाने पड़ेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और सारे जहाजों को आने जाने की छूट देनी पड़ेगी। लेकिन इधर ईरान का कहना है कि इस न्यूक्लियर इशू पे कोई समझौता अभी नहीं है। हालांकि ईरान ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि दोनों तरफ से संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। तो अभी बात यही अटकी हुई है। हालांकि दोनों तरफ के निगोशिएटर की बात अगर कहें तो परसों रात से ही दोनों तरफ के निगोशिएटर ये बोल रहे हैं कि एक सहमति का मसौदा तैयार हो गया, एक ड्राफ्ट जो कह सकते हैं कि एक सहमति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, लेकिन उस ड्राफ्ट पे अंतिम मुहर अब डोनाल्ड ट्रंप को करनी है। उधर ईरान ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करेंगे, ईरान भी घोषणा करेगा। तो अब ये पूरी तरह जो है निगोशिएटर ने अपनी तरफ से कुछ बातें कह दी है कि कैसे कैसे होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे अड़े हुए हैं और ईरान भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है। मतलब यह कि अभी कोई उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। बिल्कुल, प्रगति कोई अभी नजर नहीं आती हुई नजर आ रही, लेकिन जो प्रारंभ
प्रारंभिक मसौदा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों देश बात करने को तैयार हो गए हैं। जो पहले ये भी खबरें थी कि दोनों देश बात करने को भी तैयार नहीं है, वार्ता के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन अब दोनों देश ये चाहते हैं कि एक सीज फायर हो, और वो जो सीज फायर हो चाहे वो टेम्परेरी हो, 60 दिनों का हो, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई है। तो इसको एक सकारात्मक कदम तो माना जाए अखिलेश। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जब ऐसी बात नहीं है कि दोनों के बीच में कोई युद्ध चल रहा है, बीच बीच में संघर्ष विराम होता है, बीच बीच में कभी अमेरिका की तरफ से एक बम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे गिराए जा रहे हैं, कभी ईरान की तरफ से कतर में कोई कार्रवाई की जा रही है, ऐसी जगह। लेकिन निश्चित तौर पे संघर्ष विराम कहें तो प्रैक्टिकली अभी कायम है। अभी दुबई से देख रहे थे, कुछ लोगों ने फोटो भेजा है कि वो किस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है कि वहाँ अपेक्षित शांति है जो पहले की तुलना में। लेकिन निश्चित तौर पे जब निगोशिएटर बैठकर बात कर रहे हैं तो यह निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है। और अंत में देखिए, ऐसे किसी भी फैसले के अंत में नतीजा वही निकलता है जो वहां का लीडरशिप चाहता है। तो लीडरशिप के कोर्ट में बॉल को डाल दिया गया है, ईरान की लीडरशिप के कोर्ट में और अमेरिका की लीडरशिप के कोर्ट में। और दोनों लीडरशिप को तय करना है कि वो कितनी नमनीयता, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं कि ये जो मसला है, ये मसला जल्दी से जल्दी समाधान की ओर बढ़े और पूरी दुनिया को राहत मिले। लेकिन अखिलेश, जो ट्रंप की इतनी सख्त शर्तें हैं, क्या इसका कहीं कुछ समाधान निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, अगर अमेरिका के सामने एक बात है कि अमेरिका अगर 28 फरवरी के हमले के पहले भी नेगोशिएशन चल रहा था ओमान की मध्यस्थता में, और कहा यह जा रहा था कि वो नेगोशिएशन तकरीबन फाइनल स्टेज में पहुंच गया था। लेकिन उसी बीच में जब अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया गया तो अमेरिका की तरफ से बयान नहीं आया कि हमें ये पता चला कि ईरान तुरंत जल्द ही न्यूक्लियर हथियार बनाने की ओर बढ़ रहा है, मतलब जल्दी वो न्यूक्लियर हथियार बना लेगा। तो यह भय था, ये आशंका थी, जिससे आशंका को मिटाने के लिए उन्होंने हमला किया। और उनका दावा है कि उन्होंने काफी हद तक जो है उनका जो संवर्धित यूरेनियम है, उस संवर्धित यूरेनियम को उन्होंने ऐसी जगह पे रख दिया है जहां से कि उसका पुनर्उपयोग संभव नहीं है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि उसे भी नष्ट किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका फिर से हो सकता है ईरान उपयोग कर ले। तो निश्चित तौर पे यह स्थिति है, लेकिन इस स्थिति में भी कह सकते हैं कि ईरान की तरफ से भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, क्योंकि उनके देश का भी बड़ा हित शामिल है। बिल्कुल, और ये दिखता हुआ भी नजर आ रहा है कि ईरान थोड़ा लचीला होता हुआ नजर आया है। पहले वो बहुत अड़िग था, कह रहा था कि मैं अमेरिका की कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं हूं। तो ऐसे में दोनों देश अब साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर कैसे सहमति बनती है और कब इसकी घोषणा होती है। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड में दुनिया भर की कुछ अन्य खबरें। ट्रंप प्रशासन ने मेक्सिको से मांग की है कि उत्तर अमेरिका में बनी कारों में 82% क्षेत्रीय सामग्री का प्रयोग हो, जिसमें 50% हिस्सा विशेष रूप से अमेरिका का होना अनिवार्य है। इन वार्ताओं से कनाडा को पूरी तरह बाहर रखा गया है, जिससे त्रिपक्षीय व्यापार समझौते के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। अमेरिका के उत्तरी वर्जीनिया के एक हाईवे पर एक टूर बस के बेकाबू होकर कई गाड़ियों से टकराने के कारण हुए भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। न्यूयॉर्क से जा रही इस बस की रफ्तार काफी तेज थी और अब ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अमेरिकी जनरल फ्रांसिस डोनोवन ने ग्वांटानामो के बे बेस की सीमा पर क्यूबा के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ एक दुर्लभ बैठक की है। इस मुलाकात में परिचालन सुरक्षा और अन्य सैन्य तैयारियों पर चर्चा हुई है, जो द्वीप पर संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की चिंताओं के बीच काफी अहम मानी जा रही है। इजराइल की बार एलान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने SIRT6 नामक प्रोटीन की मदद से बुजुर्ग चूहों के लिवर की कोशिकाओं को फिर से युवा बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। अब इजरायली कंपनी सर्टिलैब इसी तकनीक के आधार पर इंसानों के लिए एंटी एजिंग थेरेपी विकसित करने की तैयारी कर रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि समाचार पत्रों में आज कौन सी वो प्रमुख खबरें प्रकाशित हुई हैं जो आपको जाननी जरूरी है। बने रहिए DG न्यूज के साथ।
पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। वक्त आ गया है अब हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि आज अखबारों में वो कौन सी प्रमुख खबरें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहली खबर हम ले रहे हैं हरिभूमि से, जिसमें हम आपको बता दें कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी आज सीडीएस के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, जो कि खबर के तौर पर प्रकाशित की गई है। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार जो है ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले कुछ दिनों में सशस्त्र सेनाओं के जो तीनों अंग हैं, वायुसेना, नौसेना में शीर्ष पदों पर की गई नियुक्तियों के नए अधिकारियों के पदभार ग्रहण और पुराने अधिकारियों के सेवाकाल पूरा कर सेवानिवृत्त होने के गहमागहमी से भरे रहने वाले नजर आएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। मेडिकल इमरजेंसी में मरीज के बटन दबाते ही अस्पताल को मिलेगा अलर्ट। एक नई डिवाइस को विकसित किया गया है, नाम है डॉक्टर रिंग। इसके साथ ISIC ने डॉक्टर रिंग के साथ मिलकर इसको तैयार किया है। क्या होता क्या है कि जब सीने में दर्द हो या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, तो अगर आप हॉस्पिटल के बेड पे हैं और आपको कोई बटन दबाना है, कोई SOS किसी को बुलाना है, तो ये डिवाइस काम करेगी। ये डिवाइस की कीमत 12,000 है और अस्पताल अभी इसको कम रेट में दे रहा है और साथ ही साथ अलग से रकम नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ ही हर साल तकरीबन साल का 1,000 रुपये इसका रिचार्ज होगा। अगर हॉस्पिटल को नहीं जाती SOS कॉल, तो रिश्तेदारों को कॉल जाएगी। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर AI से जुड़ी हुई है। AI बताएगा कि कौन फैला रहा है धूल। जल्द लॉन्च होगा डस्ट पोर्टल 2.0 और नई खूबियों के साथ दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने अपना डस्ट पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। इसके साथ ही तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। AI आधारित इस प्लेटफॉर्म से निर्माण स्थलों की 24 घंटे निगरानी की जा सकेगी। तो ये थे आज के समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरें जो हम आपके लिए समेट कर लेकर आए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे करने जा रही है और इन 12 वर्षों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर DD न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों ने तमाम क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। तो साल 2014 में देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने देश की बागडोर संभाली और उसी के साथ बदला कृषि नीति का ढांचा, किसान की तस्वीर और खेती की तकदीर। मोदी सरकार ने कृषि में नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नई योजनाओं को किसान और खेतों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। मोदी सरकार ने किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, PM सिंचाई योजना, डिजिटल खेती, AI और ड्रोन तकनीक के उपयोग सहित एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसे बड़े मॉडल पेश किए। देखिए DD न्यूज की ये खास रिपोर्ट। किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया और वो था PM किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाने लगी। अब तक करीब 11 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं।
3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 2025-26 के बजट में अकेले पीएम किसान के लिए लगभग 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। इस योजना के चलते किसान साहूकारों के कर्ज के बोझ से मुक्त हुआ। किसानों को आंधी, बारिश, तूफान, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मोदी सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना था। अभी तक करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1.93 लाख करोड़ का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। हमारा कृषि क्षेत्र 14-15 के बाद 4.45% हर वर्ष उसकी ग्रोथ आई है, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रोथ है, अनप्रेसिडेंटेड है। उससे पहले 14-15 से पहले कभी भी किसी 10 वर्ष में इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 में हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य किसानों तक सिंचाई पहुंचाना, पानी की बचत करना और आधुनिक माइक्रो इरिगेशन तकनीक को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता दी गई। मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में देश भर में 100% नीम कोटेड यूरिया लागू किया। इसका उद्देश्य किसानों को पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराना, कालाबाजारी रोकना और खेती में यूरिया की दक्षता बढ़ाना था। सरकार के अनुसार नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की गैर कृषि क्षेत्रों में होने वाली ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर बड़ी रोक लगी। इससे किसानों को समय पर यूरिया मिलने लगा और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। नीम कोटेड यूरिया के उपयोग से धान, गन्ना, मक्का और सोयाबीन की पैदावार में लगभग 17% तक वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही कीटनाशकों के उपयोग और खेती की लागत में भी कमी आई। दूसरी ओर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत वर्ष 2022-23 में पायलट और मिशन मोड में की, जिसे बाद में विस्तार दिया गया। इस मिशन के तहत रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, मॉडल फार्म और वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार ने इस मिशन के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया है, ताकि प्राकृतिक खेती को देश भर में बढ़ाया जा सके। देश के कई राज्यों में इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। बड़े बदलावों के लिए मोदी सरकार ने कृषि में डिजिटल मॉडल पर बड़ा जोर दिया। एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित खेती जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए बड़े और किसान हितैषी फैसले लिए गए। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसानों को आसान और सस्ता कृषि ऋण देने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और खेती की अन्य जरूरतों के लिए बैंक से क्रेडिट सुविधा मिलती है। इसमें सामान्य ब्याज दर लगभग 7% है, जबकि सरकार की 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान प्रोत्साहन के बाद प्रभावी ब्याज दर करीब 4% रह जाती है। ये सुविधा जमीन मालिक किसानों के साथ साथ बटाईदार, किराएदार किसान, डेयरी, मछली पालन और अन्य कृषि से जुड़े किसानों को भी मिलती है। अभूतपूर्व उपलब्धियां एग्रीकल्चर सेक्टर में रही हैं और उनसे आगे के लिए भी आशा इस सेक्टर से और ज्यादा बनी। देश की कृषि और किसानों के लिए बड़ी योजनाओं के साथ ही मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में एमएसपी 1.5 गुना या कुछ फसलों पर उससे भी अधिक तक बढ़ाकर किसानों के उत्पादन की सरकारी खरीद की। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसान को उसकी फसल की लागत का कम से कम 50% मुनाफा जरूर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत की कृषि को सहायता आधारित मॉडल से स्थायी आय वाले मॉडल तक पहुंचाने की रही है, जिसमें भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है।
आइए अब टेकटॉक के जरिए डालते हैं नई नई तकनीक से जुड़ी खबर पर नजर। आज के दौर में मोबाइल फोन से लेकर कार, एआई, रक्षा उपकरण और सुपर कंप्यूटर तक लगभग हर आधुनिक तकनीक की नींव सेमीकंडक्टर चिप्स पर टिकी हुई है। नीति आयोग ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि साल 2035 तक भारत को दुनिया के सेमीकंडक्टर बाजार में सिर्फ एक हिस्सेदार बनकर नहीं रहना है, बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री को लीड करना है। इसके लिए देश में 120 से 150 अरब डॉलर की एक मजबूत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग के अनुसार अगले एक दशक में देश के भीतर चिप डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस पैकेजिंग और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए लगभग 135 से 180 अरब डॉलर के कुल निवेश की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस पूरे निवेश का कम से कम 1/3 हिस्सा खुद भारत सरकार को अपनी जेब से देना चाहिए। जब सरकार खुद पैसा लेकर आएगी तो प्रोजेक्ट्स का जोखिम भी कम हो जाएगा और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां लंबे समय के लिए भारत में पैसा लगाने का भरोसा जुटा पाएंगी। आइए अब अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे रख सकते हैं सुरक्षित, आपको दिखाते हैं मनी मंत्र में। तो आज का मनी मंत्र ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट, ट्रैवल बुकिंग से लेकर इमरजेंसी खर्च तक क्रेडिट कार्ड हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के नए नए टर्म्स को समझना बेहद ज़रूरी है ताकि आप इनके छिपे हुए चार्जेस, ब्याज और क्रेडिट स्कोर पर असर से बच सकें। आइए पहली टर्म आपको बताते हैं स्मार्ट टर्म्स, ड्यू डेट। ये स्मार्ट टर्म्स जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें ड्यू डेट कौन क्या होती है? बिल भरने की अंतिम तारीख होती है ड्यू डेट। मिनिमम पेमेंट किसको कहते हैं? न्यूनतम राशि चुकाना बड़ा ज़रूरी होता है, इसको कहते हैं मिनिमम पेमेंट। इसके साथ क्रेडिट कार्ड में एपीआर किसको कहते हैं? एपीआर होता है देर से भुगतान करने पर उच्च ब्याज दर। साथ ही लेट फीस यानी कि ड्यू डेट मिस करने पर आपको भरनी पड़ सकती है पेनल्टी, इसको कहा जाता है लेट फीस। फॉरेन फीस क्या होती है ये आपको बता दें। विदेश में लेन देन पर अतिरिक्त जो चार्ज लगता है उसे फॉरेन फीस कहते हैं। साथ साथ खरीदारी पर कैशबैक, वाउचर जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो लिमिट का इस्तेमाल आपको सीमित रखना चाहिए तो इसका फ़ायदा मिलेगा। ईएमआई सुविधा भी होती है, बड़े खर्चों को आसान किस्तों में आप बदल सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड की कुछ स्मार्ट टर्म्स अगर आपको पता है तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बड़े ही स्मार्टली कर सकते हैं। और एक खास सेगमेंट है अब एक दिन एक उत्सव। आइए दिखाते हैं आपको कि एक दिन एक उत्सव में क्या कुछ है आज खास। अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में वांचो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला ताह थावन उत्सव अपनी अनूठी परंपराओं के लिए खास तौर पर विशेष पहचान रखता है। महिलाओं को समर्पित यह पर्व नारी सम्मान, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वांचो जनजाति का ताह थावन उत्सव महिलाओं को समर्पित एक विशेष पर्व है। इस दिन युवा और बुजुर्ग महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण धारण कर खेतों की ओर जाती हैं। वहां वे सामूहिक रूप से भोजन तैयार करती हैं और उत्सव मनाती हैं। इस आयोजन की खास बात यह है कि इसमें पुरुषों की भागीदारी पूरी तरह निषिद्ध होती है। उत्सव के दौरान बुजुर्ग महिलाएं उन युवतियों के लिए विशेष अनुष्ठान करती हैं जिन्होंने हाल ही में वयस्कता में प्रवेश किया हो। उन्हें सफेद वस्त्र भेंट किए जाते हैं जो उनके नए जीवन चरण का प्रतीक माना जाता है। लोकगीतों, पारंपरिक गीतों और सामुदायिक गतिविधियों के बीच महिलाएं अपनी संस्कृति और परंपराओं का उत्सव मनाती हैं। इस पर्व में महिलाएं खेतों से पौधे लाकर अपने घरों में बांधती हैं, जो उर्वरता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ताह थावन की एक और विशेषता यह है, मिथुन और अन्य पशुओं के लिए चावल से जुड़े पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जो प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। ताह थावन उत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान,
प्रकृति के प्रति आभार और सामुदायिक एकता का जीवंत प्रतीक है। यह पर्व वांचो जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए अब आपके लिए चलते हैं खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास है, देखते हैं कृषि जगत से। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को लेकर बड़ी पहल हुई है। न्यूजीलैंड उच्चायोग की कृषि परामर्शदाता मेलानी फिलिप्स और रक्षा सलाहकार कोमोडोर एंड्रयू डाउलिंग ने मत्स्य पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है। बैठक में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के संयुक्त सचिव सागर मेहरा और समुद्री मत्स्य पालन की संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरभि राय शामिल रहीं। दोनों देशों के बीच अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर रोक लगाने, मत्स्य व्यापार बढ़ाने, जैव सुरक्षा और पशु क्वारंटीन उपायों को मजबूत करने, ज्ञान साझा करने, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता को बढ़ाने और उच्च उत्पादकता वाले बीज उत्पादन पर संयुक्त शोध जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन की संभावनाओं को तलाशने पर सहमति जताई। और अब खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स टाइम। भारत के आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट का दिन बेहद खास रहने वाला है। पुरुष युगल में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक और चिराग शेट्टी सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरियाई जोड़ी का सामना करेगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिल और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की साइका हुबारा और युइची शिमागोमी से भिड़ेगी। ब्राजील के युवा खिलाड़ी जोआओ फोंसेका ने फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर करते हुए नोवाक जोकोविच का सपना तोड़ दिया। फोंसेका ने जोकोविच को 5 सेट तक चले मुकाबले में 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 से हरा दिया। आईपीएल के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूद चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीतने में सफलता हासिल की है। सुरुचि ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि ईशा सिंह ने रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। आइए अब जानते हैं आपके शहर का मौसम का हाल न्यूनतम और अधिकतम तापमान के जरिए। तो इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड।
यानी देश को मिलेंगे अब नए सैन्य अधिकारी। पुणे में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ट्राई सर्विसेज एकेडमी कैंपस पे परेड का रिव्यू किया है। आप इन झलकियों को देखिए। इसी के साथ नया सवेरा में मुझे शहला और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।